साइंटिफिक एविडेंस है कि आपको हार्ट अटैक आने का खतरा ज़्यादा है अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, और वो टाइम है जब सूरज गुरूब हो चुका है जी। हमारे यहाँ लोग अक्सर क्या करते हैं, लेट सोते हैं, फिर वो दे वेक अप व्हेन 11 बजे 12 बजे, ये होता है। तो वो नींद सही नहीं है आपकी जी। वो नींद की भले मकदार पूरी हो जाए, बट दैट नींद इज़ नॉट राइट। एसिडिटी के दर्द में और कार्डियक के पेन में जो आप बोल रहे हैं कि अक्सर ये होता है, तो एक आम आदमी कैसे फ़र्क करे उसमें? तो जो मैं रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ उसमें बहुत अहम है ब्लड प्रेशर, जी। ब्लड कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़, शुगर, ब्लड शुगर, ये जी। 3 रिस्क फैक्टर्स हैं जी जी। जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में क्या डॉक्टर साहब ख़ास हमको ख्याल रखना चाहिए? आई वुड रिकमेंड दैट एवरीबडी शुड ईट 2 eggs इन अ डे, 2 अंडे खाना चाहिए, बॉइल्ड या जैसे भी आपको लगता है ठीक, हाँ। एंड फुल। जी। वो हमारा एक बड़ी मिथ है कि हाँ। वो योक निकाल देना हाँ चाहिए। हाँ। आज की तारीख में सबसे एडवांस कार्डियक सर्जरी कौन सी है जो आप लोग कर रहे हैं, आपकी फील्ड में सबसे एडवांस? शुरू के 4 से 6 घंटे हम इसे बोलते हैं गोल्डन आवर ओके। हार्ट की बीमारी के लिए, अटैक के लिए। तो अगर वो 4 घंटे के भीतर भीतर पहुंच जाता है हॉस्पिटल और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो आप हार्ट अटैक के डैमेज को रोक सकते हो अटैक आने के बावजूद भी। ओके। क्या स्ट्रेस भी मैटर करता है इसके लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए? घर में अगर आप एक जी। बार तलावा खा लेते हो तो चल जाएगा, हाँ। आपके घर का। हाँ हाँ। बट आप ये बाहर की चीज़ें खाते हो तो इसमें क्या होता है, जो तेल बार बार गर्म होता है ना, जी। उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ओके। मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसको फ्री रेडिकल्स, वो आप समझ लो कि वो बंदूक की गोली जैसा होता है। तो अगर हल्का फुल्का भी आपकी नसों में ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज को उखाड़ के नस को बंद करने की कोशिश करते हैं, जिसको बोलते हैं हम कि साइलेंट अटैक आ जाना। लोग एक्सरसाइज करते करते भी चले जा रहे हैं, रनिंग करते हुए चले जा रहे हैं, तो ये आप ये कह सकते हैं कि कियोस भी है हमारे बीच में, और ख़ासतौर पे मुझ जैसे यूथ और हमारी कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा कियोस है कि यार पता नहीं कल हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो मेरी सलाह है कि एक तो हर घर में डिस्प्लिन होनी चाहिए। ठीक है। डिस्प्लिन नाम से गोली आती है, हाँ हाँ हाँ। मुझे 50 पैसे की गोली आती है। सर दर्द के लिए लेते हैं हम लोग। सर दर्द के लिए डिस्प्लिन नहीं लेना चाहिए बाय द वे। हाँ, हम लोग तो वैसे ही करते सर हैं। दर्द के लिए डिस्प्लिन नहीं, सर दर्द के लिए क्रोसिन या पैरासिटामोल होती है। जी। एस्पिरिन इज अ वेरी डेंजरस ड्रग फॉर हेडेक। आदाब, मेरा नाम सैयद नाजिम अली है और आप देखना शुरू कर चुके हैं SWC विजडम टॉक। विजडम टॉक एक ऐसा पॉडकास्ट शो है जिसमें हम एक्सपर्ट्स के साथ में उनकी जर्नी, उनके तजुर्बे, उनके चैलेंजेस को शेयर करेंगे। और इसी शो में आज हमने हमारे गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को आज बुलाया है। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब डायरेक्टर कार्डियक सर्जन हैं शेल्बी हॉस्पिटल में, और उनकी 23 साला जर्नी में उन्होंने अब तक 8,000 से ज़्यादा सर्जरीज़ वो कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है इस विजडम टॉक में, और आज हम आपके साथ में कुछ बातें करेंगे आपकी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाली, किस तरीके से आपके ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है, और आपकी जर्नी के बारे में हम आपसे सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है आपके लिए कि जब आप ऐसी चीज़ थी जो आपको इंस्पायर की कि आप कार्डियक सर्जन बने? क्या ऐसी चीज़ थी? अस्सलाम वालेकुम। ये कहना तो बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। जिस ज़माने में मैंने ये चूज़ किया, दिस वाज अबाउट 92-93 के आसपास की बात है। तो हमारे घर में एक इंजीनियर ऑलरेडी बन चुका था। जी। उस ज़माने में 2 ही करियर हुआ करते थे। जी हाँ। एक, या तो आप डॉक्टर बन जाओ जी। अगर अच्छे पढ़ाई में अच्छे हो, या इंजीनियर बन जाओ। तो एक पोस्ट भर गई थी, जी। एक पोस्ट बाकी थी। हाँ। तो हमारे अम्मी अब्बा बोला कि अब एक बड़ा भाई इंजीनियर बन गया है तो छोटा वाले को डॉक्टर बनाएंगे। जी जी जी। खैर, मजाक के अलावा मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ करता था, Okay. और मैं मैथ्स में थोड़ा सा रिलेटिवली कमज़ोर था। Okay. तो मुझे लगा कि बायोलॉजी मेरे लिए बेहतर रहेगा, और बस तो यही था। उस टाइम पे 2 ही करियर्स हुआ करते थे, हमने कभी जी। सोचा भी नहीं कि इसके अलावा कोई बन सकते। जी। तो बस ये चलते चलते फिर MBBS में उस टाइम में PMT हुआ करती थी, उसमें सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने अपना MBBS इंदौर से किया। जी। और इंदौर मुझे याद है कि पहले डिसेक्शन हुआ करते थे लाइव बॉडीज़ पे। आपको एनाटमी में लेके आते थे, और मसल्स और टिश्यूज़ और बोन्स सब के बारे में आपको जानना होता था, डिसेक्ट करके डेड बॉडीज़ पे। तो वहाँ पर हमारे एक बार जो सर्जन थे, या सॉरी जो डाइसेक्टिंग रूम के हेड थे, एनाटमिस्ट, उन्होंने सबसे पूछा, जी। जितने बच्चे थे, क्या बनना चाहते हो? जी। तो मेरे से पूछा गया, तो बेसाख्ता मैंने मुझसे कहा कि मैं ऑब्वियसली आई विल बिकम अ सर्जन। जी। बिना मतलब बहुत ऐसा जी, कुछ ना, बस सर्जन ही बनूंगा, देख के ऐसा लगा। तो बस वो सर्जन चलता रहा। जी, और जी। MBBS के बाद फिर मैंने वापस जो क्वालिफिकेशन की एग्ज़ाम थी वो जी। दी, और देन आई गॉट MS जनरल सर्जरी फ्रॉम इंदौर
तो फिर मैंने अपना जनरल सर्जरी इंदौर से किया एमएस, और उसके बाद फिर मैं केएम गया मुंबई, जहाँ पर मैंने कार्डियक सर्जरी में अपना स्पेशलाइजेशन किया। तो इंडिया की जर्नी तो ये है कि एमबीबीएस एमएस मेरा इंदौर से है, फिर केएम में मैंने अपना एमसीएच किया, और वहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, आई वाज अवार्ड द गोल्ड मेडल जी। और फिर उसके बाद मैं कनाडा चला गया कुछ अरसे के लिए। वहाँ मैंने फेलोशिप की एडवांस्ड कार्डियक सर्जरी में, जो एडवांस थेरेपीज़, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन लेके, मैकेनिकल सपोर्ट डिवाइसेस और जो कॉम्प्लेक्स केसेस हुआ करते थे उसकी ट्रेनिंग ली बाकायदा। एंड देन आई केम बैक, मैं 2010 में गालिबन इंदौर आया, और शुरुआत में मैंने अरविंदो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था जी। वहाँ मोहक उनके एक विंग है जहाँ पर कार्डियक सर्जरी हुआ करती है। हाँ। तो आई वाज हेड देयर फॉर अबाउट 7 years। फिर मैं वहाँ से अपोलो मूव किया, राष्ट्रीय अपोलो हॉस्पिटल, वहाँ पर 4 साल रहा एज हेड ऑफ कार्डियक सर्जरी। नाउ आई एम डायरेक्टर ऑफ सर्जरी एट कार्डियक सर्जरी एट शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर। डॉक्टर साहब 8,000 से 9,000 सर्जरीज करना अपने आप में एक बड़ी कमाल की बात है। इस पूरी दौरान डॉक्टर साहब आपके चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा आपके लिए? चैलेंजिंग पार्ट तो खास तौर पे आपकी ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग हो रही थी, हाँ, उस वक्त क्या चैलेंजिंग पार्ट था आपके लिए? ट्रेनिंग इंडिया में ट्रेनिंग बड़ी अलग किस्म की होती है। जब ये मैंने रियलाइज़ किया जब मैं कनाडा गया जी कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग में एमबीबीएस तो बड़ा मज़े का रहता था। शुक्र वी हैड अ वेरी ग्रेट टाइम इन एमबीबीएस, पढ़ाई भी, खेल कूद सब कुछ साथ में होता था। बट जैसे ही हम एमएस एंटर किए, रेसिडेंसी बोलते हैं उसको। रेसिडेंसी का मतलब ये होता है कि आप वहीं पे हो, मुकीम हो आप। ओके। रेसिडेंट का मतलब रहने वाले, आप डिपार्टमेंट में रह रहे हो। जी। तो बहुत काम का लोड सुबह से शाम तक आप करते रहो, और फुर्सत ही नहीं है आपको इस चीज़ से। तो मुझे लगा इंदौर में बहुत काम है और हम थक जाते हैं, ऐसा होता है। ये बॉम्बे जाने की पहले की बात है जी। तो व्हेन आई रीच्ड केईएम मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम तो मज़े में थे इंदौर में। तो केईएम में तो हफ्ते में एक बार, शुरू के साल में जब हम पहले साल में थे, तो हफ्ते में आधे दिन की छुट्टी मिला करती थी। ओके। अदरवाइज आपको पूरे टाइम हॉस्पिटल में रहना है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस ओके। कुछ नाम कोई चीज़ नहीं थी। आप बस हो और करते रहो, बिना सिर झुका के आप काम करते रहो, और यही ट्रेनिंग होती थी बेसिकली। हर काम आपको ही करना है, सब कुछ, चाहे वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, उसकी रिपोर्ट ट्रेस करना, मरीज का इलाज करना, ये सब साथ में रहता था। तो ये चेंज हुआ कनाडा जाके। आई सॉ कि वहाँ पर कैसी रेसिडेंसी ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे आपको टाइम मिलता है अपने लिए भी। कभी कभी यहाँ पर इतना होता था कि इतना काम था कि आपको पढ़ाई का भी बराबर वक्त नहीं मिलता है। ओके। तो पर वहाँ पर लोग रिसर्च भी करते हैं, ट्रेनिंग के साथ में पढ़ाई भी करते हैं, अपने नॉलेज को अप टू डेट भी रखते हैं, पेपर्स प्रेजेंट भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं साथ में, बिकॉज उनकी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज रहती है। ओके। काम भी डेजिग्नेटेड है, हर काम आपको नहीं करना है, रेजिडेंट को नहीं करना है। हर कुछ काम नर्सेस के ज़िम्मे है, कुछ टेक्नीशियंस के ज़िम्मे है, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है उस चीज़ से। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द ट्रेनिंग। ओके। और उनका ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आप बाहर निकलो, अगले दिन से आप सर्जरी कर पाओ। जी। वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ था कि आप ट्रेनिंग करके बाहर निकल जाओ, फिर आपको एक्सपीरियंस के लिए कहीं एक आध दो लोगों के साथ काम करना है, और फिर जाके आप जिसे बोलते हैं परिपक्व होते हो, एंड देन यू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। उनका ये था कि आप डे 1 से यू शुड बी एबल टू गो आउट एंड डू सर्जरीज बिना सुपरविजन के। तो ये एक फ़र्क था। फिर मैं इंदौर आ गया और ये चलता रहा। तो ये चैलेंजेस काफ़ी सारे थे, बट मेन तो ये था कि हमारी ट्रेनिंग बहुत सख्त हुई केईएम में। डॉक्टर साहब एक सर्जरी करना, ख़ास तौर पे कार्डियक सर्जरी, एक बड़ा ही प्रेशर वाला काम है, बहुत एक जिम्मेदारी भी रहती है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं डर भी होता होगा। इस प्रेशर वाले काम में आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर पाते हैं? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी काम आप करते रहो लंबे अरसे तक, तो फिर एक बिकम्स सॉर्ट ऑफ रूटीन, एक हैबिट का काम हो जाता है। तो एक स्ट्रेस का एक लेवल रहता है शुरू में, बट देन ग्रेजुअली डिक्रीजेज। हमारे यहाँ बस ये होता है कि आप जैसे होता है ना कि आप कपड़े सिलवाने जाते हो, तो द सूट इज टेलर्ड अकॉर्डिंग टू यू। सर्जरीज भी ऐसे ही करनी पड़ती है जी। एक ही जैसी सर्जरी सब में नहीं सूट करती है। हर आदमी का प्रोटोप्लाज्म जिसे हम बोलते हैं अलग होता है। उसकी एज क्या है, उसकी बीमारी क्या है, उसका दिल का फंक्शन कैसा है, मर्द औरत में ही फ़र्क होता है। तो वो बीमारी को टेलर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। कभी कभी हमारे यहाँ एक कहावत है, या जनरल है, आप समझते हो कि समटाइम्स बेटर इज़ द एनिमी ऑफ गुड। ओके। आप ज़्यादा अच्छा करने जाते हो, उसमें नुकसान हो जाता है। नुकसान, जी। तो ये प्रैक्टिकल विजडम हमारे यहाँ बोलते हैं कि सर्जरी सीखना बड़ा आसान है। हाँ। सर्जरी करना भी बड़ा आसान है।
सर्जरी कब नहीं करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आदमी लंबे अरसे में अपने तजुर्बे से सीखता है। जी बहुत सारी बार आपको ऐसा होता है कि यार हमने शायद इस आदमी को नहीं करी होती तो ज़्यादा अच्छा होता है। जी जी तो खैर यू ट्राई योर बेस्ट, आप अल्लाह पे भरोसा रख के जी एक अमानत समझ के पेशेंट को सही एडवाइस देते हो। समटाइम्स द डिसीजन इज रॉन्ग जी। और बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो यानी मैं कोई ऐसा कोई समझ चीज़ पा तो- रहा हूँ कि शायद आपकी वो एक ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है आपका काम, और इसी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी वर्क लाइफ बैलेंस हो पाती है। डॉक्टर साहब, कुछ टेक्निकल सवालों की तरफ मैं जाना चाहूँगा। आप सबसे ज़्यादा कौन सी कॉमन हार्ट कंडीशन को ट्रीट करते हैं और लोग कैसे उनमें अपना बचाव कर सकते हैं? सबसे कॉमन हार्ट कंडीशन ऐसी कौन सी होती है? सबसे कॉमन हार्ट कंडीशन जो हम डील करते हैं वो है कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज। आप सुनते हैं ना हार्ट अटैक से मरीज की मौत। तो हार्ट अटैक इज एक्चुअली सबसे बड़ी बीमारी है अभी की तारीख में, और ये एक एपिडेमिक है जो इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जी ऐसा आप कहते हैं कि हमारे यहाँ ये बीमारी 10 साल पहले आती है ओके मरीजों में। जैसे अगर मान लो ये 65 साल की उम्र में वेस्ट में हो रही है, तो हमारे यहाँ 55 साल की उम्र में है। ओके और जो रिस्क फैक्टर्स वहाँ पर 10 साल बाद शुरू होते हैं, हमारे यहाँ 10 साल पहले से शुरू होते हैं। जी तो वी आर एक्चुअली थोड़ा सा हमारी बीमारी भी अग्रेसिव होती है हमारे यहाँ। जी तो हमारी मेन जो सर्जरीज भी होती हैं वो बाईपास सर्जरी होती है। जी और ये बीमारी के साथ में हम ज़्यादा डील करते हैं, जिसे हम कॉरोनरी आर्टरी डिसीज या हार्ट की नसों में ब्लॉकेज बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल इस हार्ट को मतलब कैसे हेल्दी बनाती है? लाइफस्टाइल कितना मैटर करती है हमारी हार्ट कंडीशंस को लेकर? ये आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे लगता है ये क्रक्स ही है हमारी टॉक का आज, कि क्या हम बेनिफिट दे सकते हैं ये बातें करके। मेरी जनरल से जी जी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हाँ इस पॉडकास्ट के लिए मालूम होना चाहिए जी हाँ लोगों के बेनिफिट का क्या है इसमें, जी व्हाट इज़ देयर बेनिफिट। तो बहुत सारी बार आपको शायद पता ही नहीं पता, मैं मस्जिदों में भी जाता हूँ। जी हाँ मैं मस्जिदों में जो बयान का टाइम होता है, जी हाँ जी हाँ वो इमाम साहब से दरख्वास्त करके लेता हूँ कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दें जी बात हाँ करने के लिए इस मामले में, कि मैं लोगों को बता सकूँ हार्ट की बीमारी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक। जी हाँ और हमारे यहाँ बोलते भी कि यार दीन और नसीहा, जी हाँ दीन नसीहत का नाम है। बिल्कुल वो इमाम साहब आपको दीन की नसीहत देते हैं, और दीन और दुनिया हम अलग तो करते जी नहीं। जी जी तो अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। जी हम जब हार्ट की बीमारी के बारे में बात करते हैं तो हमेशा रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। बीमारी होती है, उसके कुछ वजूहात होते हैं, जी उसी को हमारी लैंग्वेज में रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। तो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। ये बीमारी या ब्लॉकेज आप बोल लो कि नेचुरली नसों में डेवलप होते हैं। ओके तो जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो वो ब्लॉकेज या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन इट एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है ये एविडेंस है हमारे पास में, क्योंकि जब हम मेडिकल रिसर्च करते हैं तो 2 साल के बच्चे में भी एविडेंस मिलता है, जी 10 साल के बच्चे में है, फिर 20 साल के नौजवान में है, 35 साल की उम्र में भी है, 65 साल की उम्र में भी है। इट डिपेंड्स ये कैसे ग्रो करता है। ओके नेचर और नर्चर दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक चीज़ तो कि आप बढ़ती हुई उम्र के साथ में बढ़ना ही है उसको। बढ़ना ही है दूसरी चीज़ है आपकी जीन्स। ओके आपकी फैमिली में बीमारी है हाँ और कुछ वजूहात हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो वो और तेज़ी से बढ़ती है। ओके तो आपको यू हैव टू टेक मोर प्रिकॉशंस। तीसरी बात है आपकी जीन्स। जी आदमियों में बीमारी ज़्यादा होती है अच्छा कंपेयर टू फीमेल्स। मीनोपॉज तक फीमेल्स आर प्रोटेक्टेड, जब तक उनकी माहवारी चलती रहती है तो वो प्रोटेक्शन में है हार्ट की बीमारी से। मीनोपॉज के बाद करीब करीब इंसिडेंस बराबर हो जाता है। औरतों में बीमारी कम होती है, पर औरतों में बीमारी ख़राब होती है, बिकॉज उनकी नसें छोटी होती हैं और उनमें हार्ट फेलियर की इंसिडेंस ज़्यादा होती है अगर नसों की बीमारी होती है तो ये 3 चीज़ें आपके इख्तियार के बाहर है। जी बट देयर आर मेनी फैक्टर्स जो हमारे हाथ में है। तो मेरा हमेशा जो मुखातिब है वो नौजवान है जी कि हमारे यहाँ अक्सर जो नॉलेज आज की तारीख हमारा एटीट्यूड बन गया है कि हम जो भी नॉलेज लेंगे वो व्हाट्सएप से लेंगे। हाँ 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 और अब तो एआई और चैटबॉट सब आ चुका है। वो भी है। और मेरे हिसाब से एक पूरी एक कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, जी हाँ विच इज़ फॉरवर्डिंग दीज मैसेजेस जी 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 कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, हाँ बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, दीज आर ऑल डॉक्टर्स की बनाई हुई बीमारियाँ हैं, ऐसी कोई बीमारी होती। जी जी तो ये ठीक है, आप सुन लो। अगर आपने इस पर अमल करना शुरू कर दिया तो ये आप बहुत नुकसान करेगी। जी जी बिकॉज अगर एक 30 साल के बच्चे को, नौजवान को अगर ब्लड प्रेशर है और उसने 30 साल की उम्र से उसको कंट्रोल कर लिया, तो हो सकता है कि वो 70-80 साल की उम्र तक जाए तो कोई परेशानी नहीं। आपने 30 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को इग्नोर किया तो हो सकता है कि 35 साल की उम्र में आपको अटैक आए। ओके और इससे उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड का करने वाले का कोई लेना देना नहीं। जी 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 उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान आपका होने वाला है जो आप बिना साइंटिफिक
थॉट को यूज़ किए, जो भी फॉरवर्ड मिल रहा है आप उसको इस्तेमाल करे जा रहे हो, उसको माने जा रहे हो। बिल्कुल। तो जो मैं रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ उसमें बहुत अहम है ब्लड प्रेशर, जी ब्लड कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़, शुगर, ब्लड शुगर। ये जी। 3 रिस्क फैक्टर्स हैं जी जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही 3 चीज़ें कंट्रोल करनी होती हैं हमको। तो हमारे यहाँ जैसे आप बैंक में आते हैं ना तो नो योर कस्टमर बोलते हैं आपको। हाँ 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 तो हम बोलते हैं नो योर नंबर्स, आपको अपने नंबर्स मालूम होने चाहिए। और ये नंबर्स अगर आप कंट्रोल में रखते हो, तो जैसे SIP करते हैं ना आप, जी जी जी। कि 1000 रुपये आप डिपॉजिट करो डिपॉजिट महीने करें, का या 100 रुपये बढ़ता करो, चला जाता है एंड देन 20 ईयर्स यू गेट जी जी 20 लाख रुपये हाँ आपको मिलने हाँ वाले। हाँ तो यही अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप कंट्रोल कर रखते हो तो 20 साल, 25 साल, 30 साल में आप एज नहीं करोगे। जी आपकी अगर हार्ट की बीमारी अगर शुरुआत भी होगी तो वहीं पे रुकी रहेगी, जी बशर्ते आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जी जी और इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फिर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। जी। हमेशा बात डाइट से शुरू होती है, ओके। खाने पीने से, उसके बाद एक्सरसाइज और उसके बाद मेडिसिन। मतलब ये 3 चीज़ें जो हैं हमारी बीमारी को प्रिवेंट कर सकती हैं, यस, डाइट और एक्सरसाइज एक्सरसाइज, और मेडिसिन। मेडिसिन्स। डाइट में क्या डॉक्टर साहब ख़ास हमको ख्याल रखना चाहिए? बहुत ज़्यादा तो जिस तबके के लिए हम बात कर रहे हैं वो डाइटिशियंस के पास नहीं जा सकते, न्यूट्रिशंस के पास में नहीं जा सकते, जाने की बट दे जरूरत शुड नहीं, नो कि उनको क्या नहीं करना है। जाने की जरूरत नहीं, जाने की आई डोंट थिंक। अगर आप थोड़ी उसमें कॉमन रोशनी सेंस डालें। अगर आप इस्तेमाल करो तो आपको डाइटिशियन से मिलने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो मेरे हिसाब से अगर हम अपनी बात करें, जिस माशरे में मैं और आप रहते हैं, तो आप अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किसी की निगाह हो, और अक्सर बेशतर लोगों को मालूम है कि आप उनकी ज़िंदगी के दिन गिन सकते हो जिसमें उन्होंने पूरा खाना खाया हो। क्या बात है। गिन सकते हो आप जी 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 कि इस जी, दिन रसूल क्या ने बात पूरा है। खाना खाया। जी 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 तो पहली बात, अगर मैं सिर्फ एक ही बात कहूँ आपसे खाने के बारे में, कि कम खाना। कम खाना। एक हदीस भी है बहुत बहुत मारूफ, अगर आपको जहन में हो, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सबसे बुरा बर्तन जिसको भरा जा सकता है पूरा, वो पेट है इंसान का। तो आपने बताया कि 1/3 खाने से भरो पेट को, 1/3 पानी और 1/3 हवा के लिए छोड़ दो। ये थंब रूल है। हाँ, ये थंब रूल है। इतना तो नहीं कर सकते हम जी। कि 1/3 खा रहे हैं, जी है ना? जी जी। तो आप 2/3 खा लो। पर हमारे यहाँ खाने बैठते तो यहाँ तक पूरा होता है, उसके बाद आदमी उठता है। जी जी और हमारा कल्चर भी कैसा है, जी बच्चे को माँ भी क्या बोलती है, बेटा खा जा, जी। जब तक और खा 1 रोटी। तो दिस इज शुड चेंज। जी जी बच्चे में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, उसका पेट भर गया तो उठ जाएगा। जी बड़े हो जाते तो आपको खाना अच्छा लग रहा है तो वो मन भर गया, पेट भर गया, चलता ही रहता है। जी जी तो पर बच्चे ऐसा नहीं करते। बच्चे यूजली दे नो कितना खाना है मुझे, पर माँ फोर्स करती है कि हाँ। उसकी आदत बनती है होता मुझे है 1 ये। रोटी और खानी है। तो दिस इज बैड एक्चुअली। ओके। अब ये चेंज करना चाहिए जी कि हमको पहला खाना, एक ही बात की कम खाना जी सबसे इम्पोर्टेंट। जी। दूसरी बात, हमारे यहाँ बेजा नमक और शक्कर का इस्तेमाल हम्म। बहुत ज़्यादा है। जी अगर आपको हाइपर ब्लड प्रेशर की बीमारी है और आप जी। नमक ज़्यादा खाते हो तो आपका ब्लड प्रेशर दवाई से के बावजूद भी कम नहीं होगा, आपकी दवाइयाँ बढ़ती ही जाएंगी। ओके। बिकॉज नमक से बहुत रिलेशन है। जी 5 ग्राम 6 ग्राम की रिकमेंडेशन है, जो आपको पता ही नहीं चलता कहाँ निकल जाता है आपकी उसमें। जी अगर, और हमारे यहाँ लोग तो खाने में ऊपर से नमक डालते हैं जो खाने में डला होता है उससे। जी तो हमको बहुत ज़रूरत है कि हमारे खाने में नमक कम किया जाए। और ये आदत की बात होती है, आप धीरे धीरे कम करोगे, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा आपने खाने में कम कर दिया नमक, जी और धीरे धीरे आपको उसकी आदत होगी। जी। ऐसा ही मामला शक्कर का भी है। आप शक्कर इस्तेमाल करे आते हो और शक्कर की मिकदार बढ़ती जाती है। जी जी तो आप अगर डायबिटिक हो, आप बोल नहीं मैं शक्कर तो खाऊंगा, वो नहीं छूटेगी, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल करना डबल मुश्किल हो जाती है। बहुत मुश्किल है कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगी, आप चाहे इंसुलिन लगाओ। तो ये चंद बातें हैं मोटी। उसके अलावा फिर मेरे हिसाब से अपने एक्सरसाइज का उसके बारे में मुझे तो डाइट के बारे में हमको और बात करनी जी। चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक जो आपने निकाला है। जी जी जी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, हाँ। ये भी अल्लाह ने बनाया है, जी जी सिर्फ गोश्त नहीं बनाया है मुसलमान के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फलों का जी इस्तेमाल करें, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, जी सैलड की आदत डालें, है ना, मतलब कम खाएं जी पर अच्छा खाएं। जी तो सैलड खाना बहुत ज़रूरी है। जी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुई, आपकी सैलड हुआ, और कच्ची सब्जियां ऐसे बोलते हैं ना, जी धो जी के आप सफाई से, जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोश्त के बारे में, जी मेरे बहुत सारे मरीज़ मुस्लिम होते हैं, जी जी वो कभी कभी डॉक्टर चेंज करके मेरे पास आते हैं क्योंकि ये डॉक्टर साहब हमारा गोश्त चालू करा देंगे। तो गोश्त के बारे में मजाक की बात नहीं है, जी इट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव, जी बट लिमिट, इन अ लिमिट। जी हाँ, इन अ लिमिट। और ख़ास तौर पे मटन,
हम बोलते हैं ना, आजकल अगर आप देखो तो चिकन में हार्मोन्स एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वाइट मीट का वो कॉन्सेप्ट जो है वेस्ट में शायद चल जाए, पर हमारे यहाँ तो इट्स नॉट वेरी गुड। फिश भी हमारे वाटर्स कंटेमिनेट होते हैं, मर्क्यूरी का लेवल ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा आप फिश खाओ वो भी सही नहीं है। मेरी हमेशा रिकमेंडेशन होती है कि आप हफ्ते में 2 बार 3 बार तक गोश्त खा सकते हैं। जैसे 14 मील लेते हैं आप हफ्ते में, तो 2 या 3 मील्स में आप गोश्त खा सकते हैं। और सादा बना हुआ, कम तेल कम घी कम नमक में बनाया हुआ जो वो ये गोश्त है, इट इज़ एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल। आपकी बहुत सी वाइटामिन्स मिनरल्स की कमी भी पूरी कर देती है वो। और बहुत इंपॉर्टेंट है एग खाना। आई वुड रिकमेंड दैट एवरीबडी शुड ईट 2 eggs इन अ डे। 2 अंडे खाना चाहिए, बॉइल्ड या जैसे भी आपको लगता है ठीक, एंड फुल। वो हमारा एक बड़ी मिथ है कि वो योक निकाल देना चाहिए। योक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग। आजकल जो पुराना रिकमेंडेशन था वो ख़त्म हो गया है। आप पूरा अंडा खा सकते हो, और ये खाना ज़रूरी है। और मैं गुजारिश करता हूँ कि दूध भी पिएं लोग, अगर दूध टॉलरेंट तो दही पिएं मलाई निकाल के, ठीक है। तो ये चंद चीज़ें हो डाइट में ये करना चाहिए। बेकरी के आइटम्स, सोडा स्पेशली, जंक फूड, ये सब चीज़ें जंक फूड बोलते हैं, ये आप अवॉइड करो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एक ही तेल में बार बार तली जाती है चीज़ें, जैसे कचौरी हुई, पकौड़ी हुई आपकी, या चिकन टिक्का है जो बार बार होता है ना, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। क्योंकि ये आप घर में घर में अगर आप एक बार तला हुआ खा लेते हो तो चल जाएगा आपके घर का। बट आप ये बाहर की चीज़ें खाते हो तो इसमें क्या होता है, जो तेल बार बार गर्म होता है ना, उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसको फ्री रेडिकल्स, आप समझ लो कि वो बंदूक की गोली जैसा होता है। तो अगर हल्का फुल्का भी आपकी नसों में ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज को उखाड़ के नस को बंद करने की कोशिश करता है। अच्छा, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो जो जो तला हुआ, एक ही तेल में तला हुआ बार बार जो होता है ना, गर्म करा हुआ, दैट इज़ अ वेरी बैड फूड। तो ये चंद मेरी गुजारिशात थी कि अच्छा खाएं, कम खाएं, नॉनवेज भी खाएं, अंडे खाएं, ये सब चीज़ें साफ़ सुथरी हैं। जैसे आप कचौरी पकौड़ी इस सब में खाएं, और वेजिटेबल्स, दाल, ये सब चीज़ें पार्ट होना चाहिए। सिर्फ हमारे अब कई फैमिली ऐसी हैं जो उनके गोश्त के अलावा कुछ आता ही नहीं होंगे, अवॉइड करते देखा है हमने भी। दैट इज़ वेरी बैड एक्चुअली। ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट से आपका एक्चुअली पूरा सब कुछ सेट होता है, और सिर्फ ये हार्ट के लिए नहीं है, आपकी बाकी बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। और नट्स हुए, वॉलनट्स हैं, कैश्यू नट्स हैं, ये दीज आर वेरी, आलमंड्स, ये खाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खाना चाहिए। तो ये चंद हैं। और बेसिक अगर बॉटम लाइन बताऊँ मैं आपको, तो कम खाना सबसे इम्पोर्टेंट, कम खाना। तो आपने वो बात ख़त्म कर दी कि सीरत पे आप अगर गौर करेंगे तो बस उसको अगर अमल कर लेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जानी है इंशाल्लाह। यस डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज के बारे में आपने कहा था, जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि वो कितना पार्ट हमें देना चाहिए, कितना वक्त हमें हर एक शख्स को देना चाहिए एक्सरसाइज के लिए? एक्सरसाइज के लिए भी मैं हमेशा प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन शुरू करता हूँ। और एक बात और, ये क्या ये ज़रूरी है कि उसे जिम ही जाना पड़ेगा या किसी क्लब में जाना पड़ेगा तो ही वो एक्सरसाइज होंगी? नहीं, ये बहुत मेरे हिसाब से रेलेवेंट क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज जब मैं बात करता हूँ लोगों से इस बारे में, व्हेन आई रिकमेंड, हार्ट सर्जरी के बाद की बात कर रहा हूँ जी, और ये दिस अप्लाइज टू एवरीबडी। जो हार्ट सर्जरी के बाद कर सकता है वो डेफिनेटली जनरल पब्लिक तो नॉर्मली भी कर सकता है। तो आई स्टार्ट विद 10 minutes of walk. Okay. आपको इनको सबको the recommendation is to start with 10 minutes of walking. जी, ये ऐसा काम है, मुझे लगता है हार्डली दुनिया की 0.01% या 0.01% पॉपुलेशन नहीं कर सकती इस काम को। तो जब मैं मस्जिद में बात करता हूँ, मैं लोगों से बोलता हूँ कि आप में से कोई शख्स ऐसा नहीं है जो यहाँ तक नमाज़ पढ़ने आ गया है जो सुबह अगले दिन से 10 मिनट की वॉक शुरू नहीं कर सकता जी। और उसके लिए आपको किसी मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है जी। आपको सिर्फ समतल ज़मीन ढूंढनी है और जूते खरीदना है। जूते पहन के चलना बहुत ज़रूरी है जी, जी, आप चप्पल से चलोगे तो घुटने ख़राब कर लोगे। तो मेरी गुजारिश ये होती है हमेशा कि एक ऐसी चीज़ दी जाए लोगों को जिस पे वो अमल कर सके जी। पहले आपकी हैबिट बने, आप 10 मिनट की वॉक शुरू करें, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर आपका टाइम सेट हो गया, फिर आप उसको बढ़ा के 15 मिनट कर लें, फिर आप उसकी स्पीड बढ़ा लें, फिर आप उसमें चंद एक्सरसाइज ऐड कर लें। पर मैं अगर आज आपसे बोलूँ कि आपको 45 मिनट की एक्सरसाइज करनी है तो 90% ऑफ द पीपल कैन डू इट फॉर 3 days 4 days, एक हफ्ता 2 हफ्ता। उसके बाद बोलेंगे यार 45 मिनट तो बहुत मुश्किल है बॉस, आज ये काम है, कल वो है, आज एग्जाम है, आज ये है जी जी, तो बड़ा मुश्किल काम है। 10 मिनट आप करो, आपके पास जिस दिन टाइम आप उसको आधा घंटा कर लो, जिस दिन टाइम नहीं कम से कम 10 मिनट तो करो आप जी। और मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपके पास अपनी
सेहत के लिए 10 मिनट नहीं है, तो फिर आपको आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं। फिर आप जो चल रहा है चल रहे, तो फिर वो जब आदमी आईसीयू में भर्ती होता है ना, तभी तो वो याद सब आता टाइम एक साथ इकट्ठे निकल के आता है। सही कह रहे हैं आप। तो दैट इज़ वेरी, मेरे हिसाब से ये है कि हमको जिम की मेंबरशिप भी लेनी है, जी वो एक्सरसाइज भी करनी है, वेट ट्रेनिंग भी करो, सब कुछ करना है। बट स्टार्टिंग ये होनी चाहिए कि आप स्मॉल छोटे गोल्स बनाएं, जी और उसी पे एक बार आपकी वो क्या बोलते हैं, एक बार आपका रूटीन बन जाता है, देन यू कैन इंक्रीज इट। 10 मिनट पे एक जी दफ़ा नहीं है कि जी आपको 10 मिनट ही करनी है और टहलना है। यंग पेशेंट्स के, यंग जो पॉपुलेशन है उसके लिए टहलना तो बेकार है। जी दे शुड बी जॉगिंग और रनिंग, ओके है ना। अपने हार्ट पे स्ट्रेस देंगे तो वो हार्ट मजबूत होता है। जी डॉक्टर साहब क्या स्ट्रेस भी मैटर करता है इसके लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए? जैसे मैंने आपको बताया रिस्क फैक्टर्स में, जी हाँ। तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर, ये इसके साथ में एक हाई स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जी हार्ट की बीमारियों के लिए। तो मेंटल स्ट्रेस, तो पहले हम सोचते थे कि कोई कोरिलेशन होगा, बट ना साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन ओके कि स्ट्रेस कॉज हार्ट डिसीज़। जी तो ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आपको डील करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेस एक सेपरेट टॉपिक है। जी पहले मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ, जी जो जी हम ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर के बारे में बात कर रहे थे। मैंने तीन चीज़ें बताई आपको। जी एक तो हाँ। डाइट हो गई, इसके जी बारे में हमने डिटेल में बात जी करी। जी दूसरी चीज़ हो गई एक्सरसाइज, जी हाँ। है ना। जितना भी आप कर सको उससे शुरुआत जी करो। जी जी इवन मरीज जो हार्ट फेलियर के मरीज होते हैं ना, जिनका हार्ट 20% काम होता जी है, हाँ। जी हाँ काम कर रहा होता है, पहले के ज़माने में, आज से 20 साल पहले बोलते थे इनको बेड रेस्ट कराओ। जी अब बेड रेस्ट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ओके वो चलते फिरते रहते तो अच्छे रहते हैं। अच्छा जिस दिन उन्होंने बैठना शुरू किया उस जी दिन वो लेटने पे आ जाते हैं। हम्म, तो रिकमेंडेशन फॉर एवरीबडी टू वॉक। जी हार्ट अगर आपका 20% भी काम कर रहा है तो आपको चलना है जितना आप चल सको। तो ये इंपॉर्टेंस है एक्सरसाइज की। जी और मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ, कोई दवाई जी हार्ट की बीमारी, दिमाग की बीमारी, कैंसर के लिए इतनी मुफीद नहीं है जितनी एक्सरसाइज है। क्या बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जी। है जो प्रूवन है जी कि इस के करने से आपकी लॉन्जिविटी बढ़ती है। जी ऐसी दुनिया में कोई दवाई नहीं है एक्सरसाइज के बराबर जिसका ओके इतना बेनिफिट हो कि वो लोगों की के लाइफ स्पैन बढ़ा देती है, जिंदगी की मकदार बढ़ा देती है। वो जी वाहिद दवाई है एक्सरसाइज, है ना। तो ये इंपॉर्टेंस है एक्सरसाइज। जी अब तीसरी चीज़ मेडिसिन, जी हाँ जो हमारी कम्युनिटी में ख़ास तौर पे बहुत मसला है। ओके दवाई खाना ही नहीं चाहते लोग। हम्म, पहला आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखा तो पहली चीज़ सवाल क्या आएगा कि दवाई बंद कब होगी। जी दवाई शुरू करने के पहले ये सवाल होता है कि दवाई बंद कब होगी। जी हाँ तो ये है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। जी जैसे बता रहे व्हाट्सएप पे चलता था, अरे डायबिटीज़ तो कोई चीज़ ही नहीं है, बड़ा 250 की शुगर तो पहले के ज़माने में हुआ करती थी लोगों की, जी वो उसी पे रहते थे। और ब्लड प्रेशर, अब अमेरिकन वो कहाँ कोई गाइडलाइंस लगा के आएंगे तो 160 तक का नॉर्मल होता है। जी 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 और कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी में नेचुरली बनता है, उसके बिना तो काम ही नहीं वो चलता। आपने कहा व्हाट्सएप तो यूनिवर्सिटी दिस इज़ वेरी बैड। तो जी। ये मेडिसिन से अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये धीरे 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 स्लोली इट इज़ गोइंग टू बर्न इनसाइड। ये प्रेशर कुकर जैसा होता है, जी ये धीरे 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 अपना असर दिखाता है और फिर एक दिन फटता है ये। ओके ऐसा नहीं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको अगले दिन अटैक आ जाएगा, वो 10 साल तक रहेगा और फिर Okay. 10 साल के बाद जो डैमेज कर देगा, फिर वो आप बोलो आप इसको आप रिवर्स कर दो, आप लाख, वो नहीं 2 हो लाख, 5 पाएगा। लाख रुपए ले लो हमसे, इसको रिवर्स कर दो। नहीं दैट इज हो- नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए इसका इलाज जिस दिन आपको मालूम चल जाए, अल्लाह का शुक्र मनाओ कि आज मुझे मालूम चल गया, और इसका इलाज शुरू कर देते हैं। और दवाइयाँ कम नहीं हो सकती ऐसा भी नहीं है। जी अगर आप डाइट में चेंज करते हो तो आपकी ब्लड प्रेशर, आपने नमक कम किया, हाँ। होता है कि 6 महीने में आपका दवाई का डोज आधा हो जी जाए। जी जी आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, होता है दवाई का डोज कम हो जाए। तो दवाई का डोज भी कम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दवाई लग गई तो अब लग गई जिंदगी भर। ओके पर उसका एक तरीका होता है, आप समझ रहे हैं ना, कि मेडिकल सुपरविजन में आपने पहले जी, डोज जी। को 75% किया, फिर 50% किया, देन यू डिक्रीज इट, और फिर होता है कि अल्लाह करे आपकी दवाई बंद भी हो जाए। जी पर मेरा कहने का मतलब है कि दवाई के साथ में अगर आप अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हो तो अल्लाह का शुक्र मनाओ उस पर। जी हम देखते हैं अस्पताल में कि मरीज़ जब आता है तो 220 230 का ब्लड प्रेशर लेके आता है, ओके और उस टाइम पे उसकी हालत बड़ी ख़राब होती है, बचेगा कि नहीं बचेगा मालूम नहीं, जी। ये कंडीशन रहती है। 500-600 की शुगर लेके आते हैं, जब इतनी शुगर हो जाती है कि ब्लड में शुगर से एसिड बनना शुरू हो जाता है। ओके कई कई पेशेंट कोमा में आते हैं, इतनी बड़ी शुगर होती है कि दिमाग काम करना बंद करता है। तो आप अल्लाह का शुक्र मनाओ कि आपको उसके पहले ये सब चीज़ें मालूम हो गई, जी 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 और आप दवाई लेके उस कंडीशन में मत जाओ।
ब्लड प्रेशर छोटी मोटी बीमारी नहीं है। जी। हमने अभी कुछ केसेस किए जिससे सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी हार्ट की एक दीवार फट गई, हार्ट की जो मेन नस होती है जिसको एओर्टा बोलते हैं वो फट गया, उसे एओर्टिक डाइसेक्शन बोलते हैं। और यंग पेशेंट 50 साल की उम्र है उसको मालूम था ब्लड प्रेशर है पर दवाई नहीं खाता था वो। तो ये ऐसी बीमारियाँ होती है कि बढ़ते चले जाती हैं। योर लाइफ, जी जी। की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है इसमें। तो ये चंद चीज़ें हैं जो अगर मेडिसिन के बारे में हम लोगों को एजुकेट करें कि दवाइयाँ आपके भले के लिए हैं, कि अगर आप लोगे तो अच्छे टाइम, लंबे टाइम तक आप हेल्दी रह सकते हो। बिल्कुल। आज का जो ज़माना है वो घिसटते घिसटते 70 और 80 तक नहीं पहुंचने का। जी जी जी। आप हेल्दी 70-80 पहुंचो, बिल्कुल। कि आप अपने ग्रैंड किड्स के साथ में खेल सको और अपना काम खुद कर सको। ये अहम है। आपको 4 लोग पकड़ के ले जा रहे हैं और आप बिस्तर पे पड़े हो, पानी भी मांगने के लिए आपको कर रहे हैं, तो ऐसी आप 100 साल की भी जिंदगी निकाल दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? क्या मजा है उस जिंदगी? जी जी। तो एम ये है कि आप अगर लंबी जिंदगी जी रहे हो तो अच्छी जिंदगी जी रहे हो। जी। तो उसके लिए काम 30 साल की उम्र से करना पड़ता है। ओके। 70 साल की उम्र में आपने दवाई लेना शुरू करी तो वो तो फिर जी। वही काम करेगी, जो डैमेज हो चुका हो तो हो चुका। जी जी। तो ये इंपॉर्टेंस है मेडिसिन का। तो डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन तीनों चीज़ ज़रूरी है। ये तीनों बड़ी अहम बातें हैं जिनसे हम इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और ये वाकई में हमारे नाजरीन के लिए भी बड़ा अहम है कि सिर्फ 10 मिनट अगर हम एक्सरसाइज के लिए निकाल लेते हैं तो हम बड़ी बीमारियों से भी बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है कि जैसे जवान लोगों में अभी जो देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स की समस्याएं आ रही हैं, जिसको बोलते हैं हम कि साइलेंट अटैक आ जाना, लोग एक्सरसाइज करते करते भी चले जा रहे हैं, रनिंग करते हुए चले जा रहे हैं। तो ये आप ये कह सकते हैं कि कियोस भी है हमारे बीच में, और ख़ासतौर पे हम मुझ जैसे यूथ और हमारी कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा कियोस है कि यार पता नहीं कल हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, और आए दिन हम केसेस भी देखते हैं। तो इसके बारे में कुछ आप अगर वजाहत कर सकें। तो जब हम जवान मौत के बारे में बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि कभी कभी कुछ मौतें दे आर नॉट रिलेटेड टू जनरल जो बीमारी होती है कॉरोनरी आर्टरी डिसीज, उससे रिलेटेड ये नहीं होती है। उनमें कुछ स्पेशल बीमारी होती है जिसकी वजह से जवान मौतें होती हैं। जैसे कि कंजेनिटल हार्ट डिसीज बोलते हैं हम, है ना। कभी कभी जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं वो गलत तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, तो उसमें जब वो स्ट्रेस करता है, बच्चा भागता है, दौड़ता है, तो अचानक डिमांड बढ़ती है और वो फुलफिल नहीं हो पाती। ओके। तो वो बीमारी की वजह से डेथ हो सकती है। कभी कभी अरिथमियाज की प्रॉब्लम होती है कि हार्ट की गति एकदम से चेंज हुई, उसको ये प्रोपेंसिटी थी, उस बच्चे में बीमारी पहले से मौजूद थी और एक्सर्शन की वजह से ये हुआ और वो अचानक बढ़ गई बीमारी और वो मौत हो गई। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, 10,000 20,000 में कोई एक। पर हमारा फोकस हमेशा ये होता है प्रिवेंटेबल डेथ पे। जो मेन अगर आप 30 साल 35 साल की उम्र में अगर आप देख रहे हैं, आप जो हार्ट अटैक्स वो बहुत कम है जो इन बीमारी की वजह से हो रहे हैं। जी। ये 15-20 से कम की एज की बात कर रहा हूँ जो ये सडन डेथ हो रही है। हमने वो लड़की डांस करते करते स्टेज पे, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी बहन को ये बीमारी हो गई थी और उसकी डेथ हो चुकी थी। अच्छा। बट शी वॉज नॉट इन्वेस्टिगेटेड। तो ये कभी कभी ये घर में बीमारी होती है। तो अगर घर में ऐसी सडन डेथ हो जाती है तो ये जिम्मेदारी हमारी भी है और उनके ट्रीटिंग डॉक्टर्स भी है कि वो बताएं कि भाई आपके घर में जितने लोग हैं उन सबकी टेस्टिंग होनी चाहिए। बेसिक हार्ट की टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि मालूम चल जाए पहले से कि इनको ये कोई बीमारी तो नहीं है ऐसी, ताकि उनकी एक्टिविटी वगैरह रेस्ट्रिक्ट करी जा सके या उनको स्पेशल एडवाइस दी जा सके। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 30-35 साल जिसे जो आपका मकसद है कि जवान मौतें हो रही हैं, जो हम आपकी एज है और आपके दोस्तों की एज है, वो तो रूटीन कॉज से हो रही है। जो पहले के ज़माने में 60 साल की उम्र में अटैक आते थे वो इनको आ रहे हैं अब। तो इसका मेन रीज़न जो है वो है, अगर मैं चंद बातों की निशानदेही करूं, तो जैसे हमारी बात हो रही थी स्ट्रेस के बारे में, इंक्रीज स्ट्रेस, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है स्मोकिंग। ओके। मेरे पास जो लोग अभी आते हैं, अगर आप 30 से 40 के बीच में अटैक लेके आ रहे हैं, जिनका हम इलाज कर रहे हैं, स्टेंट डाल रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं, तो आप समझ लो कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज लाइक दैट, जो 40 से कम की उम्र की है। 20% पेशेंट, मतलब 10 में से 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जो 40 से कम है, जिनके या तो हमने स्टेंट डाला है, बाईपास किया। तो उनमें अगर कॉमन फैक्टर निकाला जाए तो वो है स्मोकिंग। कि वो मेहनत कश हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कोई बीमारी भी नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में है। स्मोकिंग वाहिद कॉज है जिसकी वजह से आपको अटैक आ सकता है।
जी और खुदा ना खास्ता अगर कोई दूसरे ड्रग्स के साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं वो और भी डेंजरस है, कोकेन हुआ या हाँ, जो ये वीड तो वगैरह आम होती होते है। जा रही है, खास तौर पे तो हमारे इलाकों में हम देख रहे इसकी हैं। भी इंसिडेंस बढ़ रही है, तो ये भी एक कॉज है बढ़ती हुई उसका। और डिहाइड्रेशन, ये भी एक कॉज है। डिहाइड्रेशन अलॉन्ग विद जंक फूड, जो मैंने आपको बताया ना कि अगर आप ये सब खा रहे हो और साथ में आप डिहाइड्रेट हो तो उससे खून गाढ़ा होता है आपका। तो बहुत सारी बार अटैक सिर्फ इसलिए आता है कि आपकी नस में वो खून गाढ़ा होकर थक्का बन गया ओके। और उसने अटैक दिया और उससे आदमी की मौत हो गई। जी और बहुत सारी बार अगर टाइम पे पहुंच जाते हैं तो हमारे पास ये इस क्लॉट बस्टर इंजेक्शन होता है, जी उसको इंजेक्शन लगाते हैं और नस साफ हो जाती है। जी जब हम एंजियोग्राफी करके देखते हैं तो उसमें कोई बीमारी नहीं मिलती। थक्का था, वो इंजेक्शन लगा, वो घुल के बाहर निकल गया और पेशेंट ठीक हो गया। बट वो जो डैमेज हुआ वो परमानेंट रह जाता है। ओके। उस टाइम पे जब वो जितनी देर वो थक्का रहा और हार्ट को सप्लाई नहीं मिला, वो जो डैमेज हुआ वो डैमेज घुलने से ठीक नहीं हो जाता अनटिल अनलेस वो 2-3-4 घंटे में ये काम कर लिया गया। अच्छा। हाँ, उसके बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे जी कि हार्ट अटैक के दौरान आप जी शुरुआती स्टेज में क्या कर सकते हैं। जी, वो है तो मेरे हाँ, तो सवाल की फहरिस्त ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यंग पेशेंट्स में स्ट्रेस ओके। और स्मोकिंग, ये 2 चीज़ें हैं। तो स्ट्रेस के बारे में मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक रेकमेंड करता हूँ अपने खुद के लिए भी और अपने दोस्तों के लिए भी और बाकी सब जनरल पब्लिक के लिए कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास एक खुदा है मानने के लिए, बेशक। जो जिसका हम अब जब भी हम नमाज शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है। तो ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्ट्रेस को कम करने में बहुत मदद करता है। तवक्कल आप उसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, पर मैं ये ग्रैटिट्यूड कोर्सेज चलते हैं जी यूनिवर्सिटी में जी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। क्योंकि वो वेस्ट खुदा को नहीं मानता है, वो बोलता है यूनिवर्स की पूजा करो आप, जी है ना। तो एक खुदा की इबादत और आप उसका शुक्र करो जो उस हाल में उसने आपको रखा है, इससे जो इत्मीनान हासिल होता है आदमी को, वो बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तो ये हुआ कि आप शुक्र करो, अल्लाह ताला ने आपको एक तो ज़िंदगी दी है, जो मुसीबत आ रही है कम से आप ज़िंदा हो उसको डील करने के लिए। बिल्कुल। तो ये बड़ी चीज़ है स्ट्रेस के लिए। जी नमाज में आप क्या पढ़ रहे हो, कुरान आप पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो, अल्लाह से बात कर रहे हो। एक खालिक है जो आपके करीब है, आपके रगे जान से करीब है। जी अगर ये एतमाद आदमी के दिल में पैदा होता है तो कोई तो वो सिर्फ सुनने की बात नहीं रहती, वो एक कनेक्शन होता है आपका मस्जिद के साथ में। जी जब आप जाते हो, बैठते हो, इत्मीनान से नमाज़ पढ़ते हो अपनी, ज़्यादा नहीं उठक बैठक लगाने के बजाय, जब आप कुरान पढ़ते हो, समझ के पढ़ते हो इस बात को कि मेरा अल्लाह ताला मुझसे क्या बात कर रहा है, तो दिस कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस। जी और आज मुझे लगता है इससे ज़्यादा रिलेवेंट टाइम नहीं है हमारे लिए इन चीज़ों पे जाने का। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर का हमारे यहाँ यूथ में बहुत स्ट्रेस है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की वजह से। हाँ डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे कहने वाला था कि एल्गोरिदम भी ऐसा ही काम करता है कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं, मान लीजिए कोई नेगेटिव चीज़ ही आ गई है, तो वो कंटिन्यूसली वो एल्गोरिदम उसी चीज़ को दिखाता जाता है और हमारा यूथ है या बच्चे कोई भी वो फिर उसको स्क्रॉल करते एक माइंड। हाँ, जैसे अभी जो माहौल भी चल रहा है उसमें आप एक दूसरे से लड़ते हो, सोशल मीडिया पर लड़ाई होती है, आदमी तो सामने है ही नहीं, आप सोशल मीडिया पर लड़ रहे हो। जी तो मेरे हिसाब से वो चीज़ बंद करके हमको अपना अखलाक दिखाना चाहिए, हम कैसे इंसानियत की मदद कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। जी हाँ, आप मदद करोगे उसको एक इंसान समझ के, तो क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए? बेशक भाई नेचुरली अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ऐसा है, आप उसको मोहब्बत दोगे तो उसको मोहब्बत ही आएगी उसके थ्रू, चाहे वो कैसा भी आदमी हो। जी तो मेरे हिसाब से ये हमारे यूथ को मस्जिद से ही मैसेज जाना चाहिए कि भाई आप सोशल मीडिया पे जंग ख़त्म करो खुदा के वास्ते और अपना अखलाक दिखाओ। आपको आपके दीन में अल्लाह ताला ने आपको क्या सिखाया है, जी हाँ, इंसानियत की बहबूद के लिए आप कैसे काम कर सकते हो, इस काम में अगर आप ध्यान दो तो आपकी परेशानी अल्लाह ताला खुद कम कर देगा। जी। दूसरी चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि अल्लाह ताला के रसूल की एक मारूफ हदीस है कि सदका